आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, साइंस का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। उसमें भी सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, पढ़ना बहुत कुछ है, बट फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कई सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स के अंदर में जो कि पढ़ना है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर क्वेश्चंस किसी ने देखे होंगे, क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ऊपर ऊपर से आता है। बिहार में जो जीएस है उसका पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है, जीएस का पोर्शन बिहार में ज्यादा होता है और क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं, बट फिर भी बहुत ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं। जो कंसेप्ट है उसमें से कुछ बेसिक बेसिक चीजें पूछ ली जाती है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। और बहुत ही रेयरली कभी कभी पहले पूछ लिया करता था न्यूमेरिकल्स, वो भी बहुत ही आसान। तो बस कंसेप्ट समझते रहना है, और वो चीज समझना है जो कि एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाने लायक है, जो एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। यस सी। यस सर। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स, इसमें लाइट पढ़ना होता है। ये जो पढ़ा हुआ है कि नहीं, किसने किसने पढ़ा हुआ है, 12th में साइंस से पढ़ा हुआ है? अजय, तुमने 11 12 साइंस से पढ़ा हुआ है? शाश्वत और निहारिका, कल्पना, तुम्हारी आवाज? ओके, मेरा आर्ट्स है। ओके ओके कल्पना। और यसी, यसी तुम्हारा कॉमर्स था क्या शायद? यस सर, मेरा कॉमर्स है। ओके, तो जो भी पढ़ना है 10th के नीचे के लेवल वाला ही पढ़ना है। और 10th तक तो सभी ने साइंस पढ़ा हुआ है, 10th तक तो सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ने होते हैं, सबको पढ़ना होता है। तो बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है, जो कि 10th से नीचे वाले लेवल का। 10th से पहले भी ऑप्टिक्स मिलता है, 10th क्लास में मिलता है, 8th क्लास में मिलता है थोड़े बहुत। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइट से, यानी कि ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उसको नोट डाउन कर लेना, नोट्स तो बाद में भेज दिए जाएंगे, बट फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना। तो सबसे पहले लाइट क्या है? लाइट जो है वो एक एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है। लाइट जो है एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है, और इसी का यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसका यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट का देख पाते हैं। और लाइट ट्रेवल करता है, सभी को पता है। किस तरह से ट्रेवल करता है? सीधा ट्रेवल करता है या मुड़ते हुए ट्रेवल करता है? कैसे ट्रेवल करता है लाइट? वेव्स। शाश्वत, लाइट सीधा ट्रेवल करता है या मुड़ मुड़ के ट्रेवल करता है? किसी को नहीं पता है लाइट कैसे ट्रेवल करता है, सीधा या उल्टा? हाँ, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, याद रखना। इसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मतलब कि लाइट सीधा ट्रेवल करता है, वो मुड़ते हुए नहीं ट्रेवल करता है, वो सीधा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। इसी फेनोमेना को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सबको पता होगा, ये बहुत बेसिक है। और अगर स्पीड ऑफ लाइट देखा जाए, तो स्पीड ऑफ लाइट सारे जो मटेरियल्स है उसमें याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन एयर में, वैक्यूम में क्या स्पीड ऑफ लाइट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। क्या स्पीड है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। वैक्यूम में, एयर में स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में क्या स्पीड है, किसी को पता है? वाटर में, पानी में, कोई बात नहीं, लिखते जाओ, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट होता है, आपको पता ही होगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस मीटर हो गया, टाइम हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड का यूनिट। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गया, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस मीटर में हो गया, टाइम सेकेंड में हो गया, तो मीटर बाई सेकेंड का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए स्पीड का यूनिट मैंने लिखा मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है।
तो वाटर में इसका स्पीड होता है 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। आवाज क्लियर जा रही है? साफ एक बार कंफर्म करो। यस सर। ओके, अजय ने लिखा हुआ है कि नहीं आ रही है वीडियो, नहीं आ रही है क्या? वीडियो नहीं आ रही है क्या? बताओ निहारिका। सर आ रही है, वीडियो आ रहा है। अजय तुम्हारे पार्ट से ही कोई दिक्कत होगा, एक बार तुम आउट होकर के ज्वाइन कर सकते हो अगर दिक्कत हो रही है तो क्योंकि वीडियो वगैरह सब सही है। ओके, अगर वीडियो जाएगी तो बताना। तो मैं बता रहा था वाटर में स्पीड ऑफ लाइट। अब बताओ ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है। बस यही चीज याद रखना, ठीक है। वैक्यूम तो याद रखना ही रखना है, कंपलसरी है याद रखना, लेकिन उसके अलावा ये दो बस याद रखो, और नहीं तो बस वाटर याद रखो, क्योंकि अब सारे मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट क्या है ये नहीं याद रखना जरूरी है। ये मैक्सिमम ये तीन याद रखो, मिनिमम वैक्यूम याद रखना ही रखना है। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड है एयर में यानी वैक्यूम में, और वाटर में 2.25 है, और ग्लास में 2 है, सब में 10 to the power 8 है मीटर पर सेकेंड। ठीक है यसी? यस सर। अब आते हैं हम स्टार्ट करते हैं लाइट पे। तो लाइट का जो होता है वो डुअल नेचर शो करता है। लाइट जो है अपना पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, कोई रिक्वेस्ट करेगा तो एक्सेप्ट कर लेना निहारिका। यस सर। ओके, लाइट का जो होता है वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। अब ये क्या होता है, यानी कि कुल मिला के कहें तो डुअल नेचर शो करता है। अगर क्वेश्चन आए कि लाइट का कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है या बस पार्टिकल नेचर होता है, बस वेव नेचर होता है, तो आंसर हो जाएगा डुअल नेचर शो करता है। मतलब कि लाइट जो है वो वेव का प्रॉपर्टी शो करने लगता है, जो वेव होता है उसका प्रॉपर्टी शो करने लगता है, जैसे कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हो गया, ये सब वेव का प्रॉपर्टी होता है, वो शो करने लगता है। इसीलिए तो लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्योंकि ये वेव का प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट कर रहा होता है और ये पार्टिकल का भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सभी जानते हैं, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी दिया हुआ था और उन्होंने कहा हुआ था कि लाइट जो है वो फोटॉन्स इसको कहा जाता है। उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो फोटॉन्स है, इसमें फोटॉन्स मिले हुए होते हैं और ये फोटॉन्स क्या है, एक तरह से पैकेट ऑफ एनर्जी है। फोटोज मैंने लिख दिया, फोटॉन्स है, ठीक है, एनएस। लाइट जो है उसको उन्होंने फोटॉन्स कहा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था। वो सब नहीं समझना है आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी क्या है, बट और ये किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया होता, आइंस्टाइन ने दिया होता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि लाइट जो है एक तरह से इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, मतलब इट इज मेड अप ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, वो पैकेट है और वो स्ट्राइक करता है, उससे कई सारे इफेक्ट जनरेट होते हैं। तो इसका लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और लाइट जो है वेव नेचर भी शो करता है। इट बिहेव्स लाइक वेव आल्सो, इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल आल्सो, इसलिए लाइट का डुअल नेचर कहा जाता है। ये दोनों ही नेचर शो करता है, तो आपको रट के रखना है। लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर जो है वो आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक्सप्लेन होता है। वेव नेचर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है और वेव का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो लाइट में भी पाया जाता है। दैट्स व्हाई इसको लाइट का वेव नेचर भी होता है। समझ में आ रहा है निहारिका? ओके, तो जो लाइट होता है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे देखें कि लाइट कहाँ फॉल होता है, तो आपने विब्जियोर देखा होगा। आगे मैं बताऊंगा कि जो अलग अलग कलर्स होते हैं उस स्पेक्ट्रम पे शो होते हैं। तो जो विजिबल लाइट है वो किस रेंज में फॉल करता है, तो इंफ्रारेड से लेकर के
अल्ट्रा वायलेट रेड के बीच में फॉल करता है। लिख लो इसको, लाइट जो है वो इंफ्रारेड से लेकर के अल्ट्रा वायलेट रेज के बीच में फॉल करता है। किस चीज पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। तो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे लाइट कहाँ फॉल करता है, लाइट किसमें लाइट करता है? तो इट लाइज बिटवीन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट। ये सब एमसीक्यू वाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक्स हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम लाइट के टॉपिक्स पढ़ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ, सबको पता है कि लाइट जो है जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है, लाइट जब किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो ये बाउंस बैक हो जाता है, उससे स्ट्राइक करके वापस आ जाता है। इसी फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने के बाद ये वापस आ जाता है, मुड़ जाता है, इसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लो ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया और लाइट यहाँ से आ रहा है, स्ट्राइक किया तो ये यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्राइक कर रहा है इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, कहा जाता है इंसिडेंट रे। और यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया तो इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे अगर हम एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर खींच दिया जाए तो इसको नॉर्मल कहा जाता है, नॉर्मल, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो कि सरफेस पे मैंने 90 डिग्री पे बना दिया हुआ है, इसको नॉर्मल कहा जाता है, इस परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहा जाता है, ये 90 डिग्री पे इस पे। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, सरफेस पे लाइट आके स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक हो जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में, वापस आ जा रहा है सेम मीडियम में। ये मीडियम दूसरा है, ये मीडियम 2 हो गया हमारा, और ये मीडियम 1 हो गया, मीडियम फर्स्ट हो गया। मीडियम चेंज नहीं हुआ है, इसी मीडियम में स्ट्राइक किया एक सरफेस पे और इसी में बाउंस बैक हो गया, इसी में वापस आ गया, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर दूसरे मीडियम में पास कर जाता तो इसे रिफ्लेक्शन नहीं कहते, ठीक है। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो लाइट फॉल करता है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, जो लाइट फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट करता है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये जो बीच में एंगल बन गया इंसिडेंट रे से, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ये नॉर्मल जो परपेंडिकुलर मैंने खींचा हुआ है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से एंगल बनेगा इसको क्या कह देंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह देंगे। समझ में आ रहा है सबको इतनी बात? यस सी। सर आपने बाउंस बैक वाला क्या बताया कि उसको क्या बोलेंगे? जैसे आपने रिफ्लेक्ट वाला बताया और अभी उससे पहले भी आपने बाउंस बैक वाले के लिए क्या बोला था? मैंने कहा कि लाइट फॉल करने के बाद बाउंस बैक कर जाता है, इस पूरे फेनोमेना, इस सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। इस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसका सबका मैंने अभी नाम बताया है कि जो लाइट फॉल कर रहा है इसका नाम दे दिया जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो लाइट, वो रे है जो कि फॉल कर रहा है, जिसको हम भेज रहे हैं स्ट्राइक डाउन होने के लिए। स्ट्राइक होने के बाद जब वापस आ रहा है उस वापस आए हुए रे को नाम दिया जाता है रिफ्लेक्टेड रे, यानी को रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड रे कर रहे हैं। और ये इस पे अगर ये जो सरफेस है, सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर आप लोग जानते होंगे मैथ्स के टर्म में 90 डिग्री के एंगल को परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो इस पे एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर दे, ये खुद से ड्रॉ कर रहे हैं इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये तो इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दे तो इसको नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल कहा जाता है साइंस की भाषा में। और इसका मैंने एंगल बताया कि नॉर्मल से इसका एंगल जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यसी और क्या पूछ रही हो तुम? नहीं सर, आ गया, मतलब जो मिस हुआ था वो आ गया समझ। ओके, कल्पना तुम बताओ, इतना बात समझ में आया ये रिफ्लेक्शन कैसे हो जाता है? यस सर। ओके, शाश्वत आज बहुत धीरे आ रही है, तुम लोगों को पता नहीं है तुम लोग की। Yes, sir. कोई नहीं, ठीक है, किसी को मतलब प्रॉब्लम होगी इसमें तो बताना। तो
ये समझ गए आप कि सेम मीडियम में वापस आ रहा है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। मीडियम अगर चेंज हो जाता तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसे हम रिफ्लेक्शन नहीं कहते। अब कुछ पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ लॉज पढ़ने हैं रिफ्लेक्शन के, कुछ क्या 2 लॉज पढ़ने हैं रिफ्लेक्शन के कि रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है। कोई बताएगा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? निहारिका बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? निहारिका शाश्वत सर याद नहीं है अभी फिलहाल। ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो बहुत ही आसान सब कुछ है, कुछ भारी पढ़ना ही नहीं है ना। अगर वो डिफिकल्ट होता तो फिर इसमें लॉ में पढ़ना ही क्यों होता। बहुत ही इजी चीज पढ़ना है, बट जितना बता रहा हूँ उतना आपको रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है, ऐसा ही आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो पता होना चाहिए। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बहुत ही आसान है। इस डायग्राम को देखिए, कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड हमेशा हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो इसे रिफ्लेक्टेड रे आर मत लगा दीजिएगा, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि वो दूसरा प्रिंसिपल में हो जाएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है नॉर्मल, ये सेम प्लेन पे लाई करता है, एक ही प्लेन पे लाई करता है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन की बात हो रही है, एक ही प्लेन पे लाई करता है। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करता है। याद रखिए, लाई इन द सेम प्लेन, रख लेना है। दूसरा लॉ जो है और भी आसान है, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और भी आसान है। कहता है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये क्या होगा? आपस में बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इंसिडेंट रे जब फॉल करता है और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है और बीच में हम जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो बराबर एंगल फॉर्म होगा, बराबर एंगल। जिस वे में फॉल किया उसी तरह से वो डिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये दोनों एंगल बराबर ही होगा, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो ये 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला क्या हो गया? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके निहारिका? यस सर। ओके, किसी को दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। बहुत ही छोटी चीज पढ़नी है और बाकी ये डायग्राम आप याद रखना कि किसी से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ये सरफेस था, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे था। यहाँ नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। कुछ भी मीडियम 1 में नहीं गया, मीडियम 1 में ही रे आया था और सरफेस पे फॉल किया और मीडियम 1 में ही रिफ्लेक्ट हुआ था, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया था। अब देखिए कि जो रिफ्लेक्शन होता है उसको अगर ये भी पूछ सकता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो जब भी कोई स्मूथ सरफेस पे, मतलब क्लीन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे लाइट फॉल करता है तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, मतलब स्मूथ रिफ्लेक्शन होगा। और एक कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, मतलब कि अगर सरफेस रफ हो, मान लो जैसे कि शीशा हो गया, मिरर हो गया, मिरर स्मूथ सरफेस हो गया, मिरर का सरफेस क्या है? स्मूथ है। तो मिरर पे फॉल करके जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि वो सही मैनर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो डिफ्यूज्ड नहीं होगा। और उसी का उल्टा हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब सरफेस रफ हो तब क्या क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। मान लो कि कैसे होगा? ये तुम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, इसे मिटा दूं मैं? कल्पना? ओके, ठीक है। ये स्मूथ और रेगुलर और डिफ्यूज बता दे रहा हूँ। मान लो कि ये मिरर हो गया और कई सारे रे आ रहे हैं, कई सारे पैरेलल रेज आ रहे हैं। ये रेज है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। पैरेलली आया, पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है सब। मतलब अगर इंसिडेंट रे पैरेलली आ रहा है तो पैरेलली रिफ्लेक्ट भी हो जा रहा है, क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ है। जैसे कि मिरर हो गया, मिरर
लेकिन अगर रफ सरफेस हो, मान लो रफ सरफेस है, ऐसे सरफेस है, ठीक है, ऐसे रफ सरफेस है। अब मान लो कि ये पैरेलल रेज आ रहा है, अब रफ सरफेस है तो कोई ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हो तो रहा है, लेकिन क्योंकि जैसे फॉल करेगा उस हिसाब से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सरफेस रफ है तो अलग अलग सब, अब रिफ्लेक्टेड रेज होगा, पैरेलल नहीं होगा। आ रहा था पैरेलली, लेकिन जो सरफेस था वो रफ था, उससे फॉल होने के बाद अलग अलग सब रिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि ये रफ था। तो इसमें रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगे वो पैरेलल नहीं होंगे, वो स्कैटर्ड हो जाएगा, बिखर जाएगा। समझ में आई ये बात कि कैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है? यसी बताओ। हाँ जय, नोट्स मिल जाएगा सबका। यसी ये सर आ गया समझ। शाश्वत ओके। तब अगर आप समझ गए तो ये वैसे समझना भी जरूरी नहीं था, आप रटे भी काम चलेगा, लेकिन एक्चुअली आप समझ जाएंगे तो याद रहेगा, ठीक है। ये कैसे प्लेन सरफेस पे, कैसे स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन जो हुआ है वो रेगुलर हुआ है, और रफ सरफेस हो जाने के बाद जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्यूज हो गया है, वो लोग स्कैटर्ड हो गए हैं, ठीक है। तो एक बार आप डायग्राम वगैरह बना लेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी आप रट भी लेंगे तो इस पूछेगा नहीं, आपको समझाने को थोड़ी बोलेगा कैसे होगा, कैसे बिखर जाएगा, और कैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, कैसे इरेगुलर होगा, डिफ्यूज होगा। आपको रटे रहे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो रटना भी नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हम मिरर पे। कई तरह के मिरर होते हैं और सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है, अलग अलग तरीके से लॉज काम करते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं सब पे अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहला हम जानते हैं कौन प्लेन मिरर एक होता है और एक होता है स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर यानी कि पूरा प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। ये मिरर होने के लिए दूसरे साइड को क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा ना, दूसरे साइड को पॉलिश करना पड़ेगा तभी तो मिरर आ, नहीं तो पास कर जाएगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है ना, सबको पता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट पता है सबको। ओके क्या होता है ट्रांसलूसेंट, क्या होता है ट्रांसलूसेंट? निहारिका बताओ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से जब लाइट फुल्ली नहीं पास करेगी उसके थ्रू मतलब ब्लड आपको दिखाई देगा, वो ट्रांसलूसेंट होता है। वैसे जब ट्रांसपेरेंट होता है तो लाइट उसमें से कंप्लीटली पास कर जाएगी। ओके 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 बिल्कुल। और ओपेक जो होता है उसमें से, ओपेक पूरा सॉलिड रहता है, उसमें से लाइट पास नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल भी नहीं अलाउ होता है, यानी कि ओपेक जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने आप में से लाइट पास होने नहीं देता है, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा पूरा। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है वो इजिली लाइट को पास होने देता है, जो पूरी लाइट होती है ऑलमोस्ट पूरा लाइट उससे पास ऑन हो जाता है। और जो ट्रांसलूसेंट होते हैं वो पार्शियली अलाउ करते हैं, पार्शियली प्रोहिबिट कर देते हैं, उससे पार्शियली लाइट पास होता है कुछ और पार्शियली पास नहीं हो पाता है। जो मिरर होता है वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, मिरर कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। मिरर नहीं, ग्लास जो हो गया वो ट्रांसपेरेंट हो गया, उससे पूरा लाइट पास हो जाता है। लेकिन उसी ग्लास को एक साइड से अगर पेंट कर दिया जाए तो कब क्या बन गया, ग्लास को एक साइड से पेंट कर दिए तो मिरर बन गया। और मिरर कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया मिरर? अब बताओ, मिरर कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? आज थोड़ा तुम लोग जोर से बोलो क्योंकि मैंने वो ईयरफोन नहीं लगाया हुआ तो सुनाई अच्छे से नहीं दे रही है। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया सर? ओपेक हो गया क्योंकि लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो याद रखना ये नहीं कि मिरर देख करके, शीशा देख करके कोई ट्रांसपेरेंट मार कहा जाना।
ग्लास डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसको मिरर जब बना दिया गया तो ओपेक बन गया ना, उसके एक साइड हमने पेंट कर दिया, अब वो पास बिल्कुल नहीं लाइट कर रहा है, वो ओपेक बन गया है, ठीक है। तो ये जो साइन होता है, ये जो मैंने ऐसे किया हुआ है, ये इसी दिखाने के लिए होता है, दूसरा साइड जो है वो पेंटेड है, दूसरा साइड जो है पेंटेड है, ये साइड जो है वो रिफ्लेक्ट करने वाला है। ये प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया। तब आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड क्या याद रखना है, ये प्लेन मिरर है, ओके, वन ऑफ द टाइप ऑफ मिरर। प्लेन मिरर जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, पहली बात याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधा बनाता है। ये वर्चुअल बनाता है यानी कि रियल नहीं, वर्चुअल इमेज बना रहा है। दूसरा इरेक्ट बनाता है, मतलब सीधा इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है। तीसरा सेम साइज का बनाता है, सेम साइज का एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चौथा जो प्लेन मिरर होता है, अच्छा वो इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्ट कर देता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ओके। आइए अब हम इसको समझते हैं। वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, सेम साइज, ये याद रखना है आपको। पूछेगा कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा, तो आंसर इज इरेक्ट बनाएगा। प्लेन मिरर का में इमेज का साइज क्या होता है, सेम साइज होता है। क्या वो लेटरली इन्वर्टेड होता है कि नहीं होता है, होता है लेटरली इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज बनाएगा या रियल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज में जो होती है ना, जब रेज जो होते हैं, जब रेज निकल रहे होते हैं, वो एक्चुअली अगर मीट कर रहे होते हैं किसी पॉइंट पे, एट सम पॉइंट, इफ दे एक्चुअली आर मीटिंग एट सम पॉइंट, तो जो इमेज बनता है उसको रियल इमेज कहा जाता है साइंस की भाषा में। बट जब लाइट रेज जो है वो एक्चुअली मीट नहीं कर रहे होते हैं, दे डू नॉट एक्चुअली मीट, ठीक है। बट इन दैट केस जो इमेज फॉर्म होता है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो और इरेक्ट समझ रहे हैं आप, सीधा इमेज, मतलब इन्वर्टेड नहीं, सीधा, हम खड़े हैं तो सीधा ही दिखेंगे, उल्टा नहीं दिखेंगे, ठीक है, उल्टा नहीं दिखेंगे, पैर ऊपर नहीं दिखेगा, सर नीचे नहीं दिखेगा, सीधा ही दिखेंगे। सेम साइज, साइज समझ रहे हैं आप। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट साइड दिखेगा, लेफ्ट हैंड राइट साइड दिखेगा, लैटरली इन्वर्टेड दिख रहा है। तो और डिस्टेंस इक्वल भी होता है, एट इक्वल डिस्टेंस as the object is from mirror, मतलब मिरर से जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट था, मिरर से जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट था उतना ही दूर पे क्या बनेगा, इमेज फॉर्म होगा। वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होगा उतना ही मिरर से दूर अंदर फॉर्म होगा, ठीक है। जितना दूर वो ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही इक्वल डिस्टेंस पे, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही इक्वल डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड नॉट द रियल इमेज, प्लेन मिरर फॉर्म्स इरेक्ट इमेज एंड नॉट इन्वर्टेड, प्लेन मिरर forms image of the same size as the object, plane mirror forms laterally inverted image, and plane mirror forms the image at equal distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. इतना बात समझ में आया, सबको याद रहेगा। बताओ यसी, समझ में आया इसमें? शाश्वत, निहारिका और कल्पना बताओ। यसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, ऐसा कुछ बहुत ये तो नहीं लग रहा है? नहीं सर, आ रहा है समझ। हाँ, क्योंकि अब अगर ये मतलब साइंस की प्रॉपर वो वाली क्लास होती जिसमें मतलब साइंस स्ट्रीम वाला ही साइंस की क्लास होती, तो पढ़ना होता कि कैसे ऑब्जेक्ट रख के इधर इमेज फॉर्म कराया जाता है, वो प्रैक्टिकल वाला कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो एक्चुअली कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, तो रेज ला करके रिफ्लेक्ट करा के बनाया जाता है, इमेज कराया जाता था ना निहारिका? यस सर। ओके, बट वो नहीं आपको पढ़ना है, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे नहीं, आपको बस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कैसा इमेज फॉर्म कर देगा, क्या होता है वो इमेज, प्रैक्टिकल तो आपको समझना नहीं है। तो इसलिए मोस्टली नॉन टेक्निकल चीजें ही समझनी है, तो उतनी दिक्कत होना नहीं चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादातर चीज जो है वो क्या कहूँ, डायग्राम बना करके बता दूं। तो ये याद रखना तुम लोग। कैरेक्टर, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उस इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या फीचर होता है। तो फीचर यही होता है कि वर्चुअल होता है, वो भी इरेक्ट होता है, उसका साइज सेम होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है और डिस्टेंस उतना ही अंदर होता है जितना बाहर ऑब्जेक्ट होता है। अब हम बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर, दूसरा टाइप ऑफ मिरर हो गया। ये तो होता है कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, पहला हो गया कनकेव मिरर होता है, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर जो होता है वो लाइट को एक तरह से कन्वर्ज करता है, मतलब एक जगह पे लाता है। अभी डायग्राम बना के बताऊंगा। कनकेव मिरर कन्वर्जेस लाइट और कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्स करता है, डाइवर्स फैलाने का काम करता है, डाइवर्सेस लाइट। ठीक है, कनकेव मिरर कन्वर्जेस लाइट, कन्वर्ज करता है, एकाग्र कर रहा है, एक जगह ला रहा है। कन्वेक्स मिरर जो है वो लाइट को डाइवर्स कर रहा है, लाइट को फैला रहा है, बिखेर रहा है। अब जो है बताओ कि और डायग्राम बनाते हैं, उसके लिए स्पेस चाहिए होगा। ये जो है कौन सा मिरर है, कौन बताएगा? ये कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कैसा मिरर है ये? कॉनकेव। कनकेव मिरर है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कनकेव मिरर है ये। याद रखना कनकेव मिरर में बीच का पार्ट जो है ना वो हॉलो, ये पीछे मैंने रंगा हुआ है, ये जो कलर्ड साइड है वो पीछे है और इधर लाइट आके रिफ्लेक्ट होने वाला है। लाइट जो है इधर से आके इधर रिफ्लेक्ट होने वाला है, उधर से नहीं आ रहा है, इधर से आके रिफ्लेक्ट होने वाला है। ये साइड तो रंगा हुआ है, पास ही नहीं होने दे, ये रंगा हुआ साइड है, इधर आ करके इधर से रिफ्लेक्ट होना है। तो जो बीच में धंसा हुआ है, नाम में भी है कनकेव है। केव केव क्या होता है? गुफा को केव कहते हैं, गुफा ओपन ओपन रहता है, तो बीच में जो है वो ओपन ओपन है। कन्वेक्स अभी हम पढ़ेंगे तो बीच में उभरा हुआ रहता है, बीच में उभरा हुआ रहता है। तो इस तरह से आप याद रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत लोग ये रहते हैं कनकेव कन्वेक्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कनकेव मिरर है और वन ऑफ द टाइप ऑफ मिरर है जिसमें इमेज फॉर्म किया जाता है, इमेज फॉर्म होता है, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। इसका जो मान लो कि ये एक तरह से देखो कि ये स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसे पूरा अगर हम इसको ड्रॉ कर दें, इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक सर्कल टाइप ऑफ बन गया, यानी स्फीयर बन गया, एक स्फीयर बन गया। ओके, अब इसका जो है एक सेंटर होगा, इसका एक सेंटर होगा। यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें, इसको अगर हम सेंटर कहें, ये जो पॉइंट है, जो बीच का पॉइंट है, बीच का पॉइंट है इस मिरर के, इसको हम पोल कहते हैं, इसको हम पोल कहते हैं, जिसको पीछे डिनोट किया जाता है। हाउएवर ये सब जो है अब इस पे क्वेश्चन समझ आते नहीं है, बट फिर भी मैं डायग्राम बना करके बता दे रहा हूँ। इसके सेंटर को पोल कहते हैं। ये सी हो गया और सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सी सेंटर हो गया, किसका सेंटर हो गया? अगर हम इसको पूरा यही ड्रॉ कर दे तो सर्कल का एक सेंटर तो होता है ना, स्फीयर का एक सेंटर तो होता है ना, वही सी की बात किया जाता है। और ये अगर जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये एक्सिस टाइप का, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका एक फोकस होता है, ला करके इसका फोकस यही बीच में, इन दोनों के बीच में फोकस होता है, एफ से फोकस होता है, ये बीच में होता है, सेंटर के और पोल के बीच में होता है। फोकस बराबर होता भी है जो r/2 होता है फोकस, याद नहीं रखना है आप लोग को, ये अननेसेसरी की चीजें सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो फोकस है वो सेंटर और पी के बीच में होता है। डायग्राम बस आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कहाँ होता है। ये मिरर हो गया और मिरर का जो बीच में यहाँ पे सेंटर में मैंने दिखा वो पोल हो गया, पी पोल हो गया। और ये जो लाइन मैंने पोल से ड्रॉ किया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये जो पूरा स्फीयर बनता, उसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो होगा वो फोकस होता है, फोकस। तो बीच में हो गया तो ये फोकस हो गया ना, यहाँ से फोकस, यहाँ से यहाँ तक फोकस हो गया। तो फोकस का साइज कितना हो गया?
ये जो हो गया, ये जो मैंने आर लिखा हुआ है इसको आर कहते हैं, रेडियस। इस पोल से लेकर के सेंटर के बीच का जो लाइन है, डिस्टेंस है, इसको रेडियस कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहिए या रेडियस कहिए। तो फोकस क्या हो गया, रेडियस का आधा हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया और यहाँ से तक फोकस हो गया, तो फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस, ठीक है। तो सी से पी का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं, एफ से पी का जो डिस्टेंस है उसको फोकस कहते हैं, इसलिए फोकस रेडियस का आधा होता है। समझ में आ रहा है इतना बात सबको? शाश्वत बताओ। Yes, sir. कल्पना, Yes, sir. बस तुम लोग डायग्राम याद रखना, बाकी उसमें और कुछ याद रखना नहीं है। हाउएवर इसमें भी आपको याद तो बस वो रखने वाली चीज याद रखना होता है। ये जो साइंस पढ़ना है या पूरा जीके जीएस जो पढ़ना है जुडिशरी के लिए, इवन बाकी एग्जाम से जो पढ़ा जाता है, इसमें 99% चीजें बस रटने वाला है। जैसे साइंस में भी जो रटने वाला पोर्शन है वो याद रखना है। आपको ये नहीं समझना है कि ये अभी इमेज फॉर्मेशन नहीं समझना है कि कैसे कैसे रे आएगा तो कैसे इमेज फॉर्म होगा, रियल इन्वर्टेड इमेज क्यों फॉर्म होगा और कैसे फॉर्म होगा, वो सब रीजनिंग में नहीं जाना है, वो सब समझना नहीं है। इतना रटा हुआ है आपको कि हाँ रियल इमेज फॉर्म होगा, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, उसका प्लेन मिरर से जो होता है सेम साइज का इमेज फॉर्म होता है, यही सब पूछेगा, बस रटने वाली चीज पूछता है। तो ये कनकेव मिरर हो गया। C stand for center of curvature, F stand for focus, P stand for pole। ये जो लाइन है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जा रहा है। यहाँ से डिस्टेंस को मैंने रेडियस कहा है, रेडियस जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यहाँ से डिस्टेंस को फोकस कहा जा रहा है, फोकस जो कि रेडियस का आधा होता है। इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है, जो कोई सा लाइन या कोई सा वर्ड जो समझ में ना आ रहा हो, कोई सा लेटर जो समझ में ना आ रहा हो? निहारिका बताओ। नो सर, अभी क्लियर है सब। ठीक है। अब जो है ये कनकेव मिरर हो गया। हम लोग कन्वेक्स देख लेते हैं। कनकेव मिरर क्या करता है, क्या बताया था मैंने? कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? क्या करता है कनकेव मिरर? डाइवर्ज कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। कैसे कन्वर्ज करेगा? यही बनाया था ना मैंने। अब ये हो गया, मान लो लाइट, ये मिरर हो गया कनकेव मिरर। मान लो लाइट यहाँ से आ रहा है, इंसिडेंट रे हो गया, तो कैसे होगा? ये वापस आ जाता है, इधर मुड़ जाता है। ये नहीं कि फैल गया, ये यहाँ से लाइट है, इसको वापस भेज देता है, फोकस की तरफ भेज दे रहा है, फोकस की तरफ भेज दे रहा है। तो ये इसी को कहते हैं कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि लाइट जो इंसिडेंट रे है उसको टवार्ड्स द फोकस उसको बेंड कर देता है, मोड़ देता है। इधर ही फोकस बताया था ना मैंने। तो इधर से आ रहा है, इधर मुड़ जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर मुड़ जा रहा है, क्योंकि ऐसे है ना, तो ऐसे फॉल होगा तो इधर ही मुड़ेगा, या ऐसे फॉल होगा तो इधर ही मुड़ेगा। तो क्योंकि फोकस की तरफ कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कहा जाता है कनकेव मिरर कन्वर्जेस लाइट। ओके, अब आते हैं कन्वेक्स मिरर पे। ये हो गया, इधर से मैं आता हूँ, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। ये क्या करता है, लाइट को, इसका अगर इमेजिनरी बनाया जाए तो इधर इसका भी ऐसे बन जाएगा स्फीयर, इसका रेडियस इधर आ जाएगा बीच में, और इसका लाइन यहाँ पे मान लो ड्रॉ कर दिया मैंने, इसका भी फोकस इधर हो गया, कहीं बीच में फोकस हो जाएगा। सेम चीज सब कुछ इसमें भी हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका रेडियस हो गया क्योंकि बीच में इसका फोकस हो गया। ये पोल था। अब लाइट इधर से फॉल हो रहा है। अब फॉल होने के बाद क्या लग रहा है, ये इधर मुड़ेगा कि ऊपर चला जाएगा? ऐसा मुड़ा हुआ है ना, तो ऊपर ही भेज देता है इसको। ऐसे आ रहा है लाइट, ऊपर ही चला जा रहा है, ऐसे आ रहा है लाइट, इधर चला जा रहा है, ऐसे आ रहा है लाइट, इधर चला जा रहा है। ये इंसिडेंट रे सब, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये डाइवर्ट कर दे रहा है। देखो फैला दे रहा है, फोकस की तरफ नहीं भेज रहा है, ऊपर ही भेज दे रहा है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, ऐसे उभरा हुआ है, बीच में उभरा हुआ है। तो जो लाइट फॉल होता है उधर चला गया, फॉल हुआ उधर चला गया, इधर फॉल हुआ नीचे चला गया, नीचे चला गया। वो फोकस की तरफ भेज रहा था, वो फोकस की तरफ भेज रहा था, ये डाइवर्ट कर दे रहा है। ठीक है कल्पना? इसीलिए कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्ज करता है लाइट को, कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्ज करता है लाइट को, फैलाता है, फोकस की तरफ नहीं, उल्टा दिशा में भेजता है।
यस क्लियर है इतना बात? यस यस सर। ओके ओके, तो अगर आप इतना समझ गए तो अब हम आते हैं कि इसका इमेज फॉर्मेशन पे आते हैं। इसका इमेज फॉर्मेशन मतलब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म होगा करेगा। ये कन्वेक्स मिरर था, इसमें और अलग सा कुछ नहीं समझना है, बस याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है। इसका बीच का साइड उभरा हुआ है, धंसा हुआ नहीं है। कनकेव में केव लगा हुआ है, केव से गुफा याद रखना, गुफा जो होता है ओपन रहता है, तो कनकेव में जो होता है ऐसे ओपन रहता है, हॉलो है बीच में। अब आते हैं कनकेव मिरर कैसा आपकी इमेज फॉर्म करेगा। कनकेव मिरर सबसे पहले पढ़ा था हमने कि प्लेन मिरर जो होता है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है। प्लेन मिरर जो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा था कैसा इमेज फॉर्म कर रहा था, वर्चुअल। तो कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज फॉर्म करता है। अच्छा एक और चीज तुम लोग नोट कर लो इसी के साथ साथ कि हमेशा याद रखना, हमेशा रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगा और हमेशा वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनेगा। रियल इमेज जो है ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा बनता है। और वर्चुअल इमेज जो है ऑलवेज इरेक्ट बनता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब जब भी वो रियल इमेज बनेगा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड, पैड ऊपर सर नीचे। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बन रहा था सीधा, ठीक है ना। ये सब पे अप्लाई है, ये कनकेव का मैंने बता रहा हूँ, यूनिवर्सल बता रहा हूँ, ठीक है निहारिका। और यस नोट कर ली, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। यस यस सर। हाँ, तो अगर आपको बस ये याद करना है, आपको बस ये पता है कि कोई इमेज रियल बना रहा है तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि वो इन्वर्टेड ही बनाया होगा। उतना ना भी रटे तो ये नहीं रटना है कि रियल बनाएगा इन्वर्टेड ही बनाएगा, समय हमेशा इन्वर्टेड ही रहेगा, जब भी रियल रहेगा इन्वर्टेड ही रहेगा। वर्चुअल याद है आपको तो समझ जाएंगे कि इरेक्ट ही बना होगा, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बना होगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। तो कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज बनाता है। दूसरा आप रियल बना रहा है तो कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा, ठीक है। अब जो साइज क्या होगा इमेज का वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो टेक्निकल हो जाएगा। अब हर ऑब्जेक्ट का पोजीशन पे डिपेंड करता है कि इमेज का साइज क्या बनेगा। जैसे मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया था, उससे बाहर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मैंने बताया था उससे बाहर इमेज रख दिया तो बहुत छोटा बना देता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे तो लगभग बराबर ही बना देता है। तो वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब वो ज्यादा अंदर का क्वेश्चन होगा कि किस पोजीशन पे रहेगा तो कैसा इमेज बनाएगा। आप याद रखना कि रियल बना रहा है हमेशा इन्वर्टेड बना रहा है, और साइज होगा वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एकदम बाहर रहेगा उतना ही छोटा रहेगा। अगर उसी पे रख दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो बराबर बना दे रहा है, उससे जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे तो मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बड़ा इमेज बनाने लगता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है जबकि कनकेव मिरर भी वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, तो बस वो याद रखो एक्स्ट्रा कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो एफ एंड पी के बीच में होगा तो इमेज जो होगा, एफ से क्या होता है फोकल लेंथ मैंने बताया था, पी से पोल होता है, तो फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तब कनकेव मिरर भी वर्चुअल और एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो concave mirror always form real and inverted image, but when the object is between focus, f से हो गया focus, p से हो गया पोल। तुम लोग डायग्राम बनाए होगे तो उसमें देख सकते हो कहाँ फोकस मैंने लिखवाया और कहाँ पोल। पोल तो मिरर पे ही मैंने लिखा था, मिरर के बीच में पोल था और सेंटर से पोल के बीच में फोकस था, सेंटर और पोल के बीच में फोकस था। तो उस फोकस और पोल के बीच में अगर इमेज है, फोकस और पोल के बीच में अगर इमेज रखा जाता है तो उसका इमेज वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और बड़ा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। तो वो याद मत रखो मैग्नीफाइड, क्योंकि वो उसके लिए सब याद रखना होगा, कब कहाँ रहे तो बड़ा बनेगा छोटा बनेगा। कैसा रहता था, जितना दूर रखा हुआ है उतना छोटा बन रहा था इमेज, और जैसे जैसे नजदीक आएंगे मिरर की इमेज बड़ा बनेगा। तो वो ना याद रखें, इतना बस याद रखो तुम लोग,
रियल इन्वर्टेड बनेगा, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल देन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होता है। तो वर्चुअल इरेक्ट याद रखना। निहारिका समझ में आया ये बात? यस सर। ओके, कुछ जिसको समझ में ना आया पूछ सकता है, और अगर ना पूछना तो रट तो जरूर लेना, इतनी बात है, ठीक है। अगर ना समझ में आ रहा है कि वर्चुअल क्या है, इरेक्ट क्या, इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज बना रहा है, उसका उल्टा था इन्वर्टेड, मतलब उल्टा बनता इमेज। वर्चुअल का मैंने मतलब बताया था, एक्चुअली पॉइंट मीटअप नहीं करेंगे, एक्चुअली लाइट रेज मीटअप नहीं करते हैं, वो वर्चुअली मीटअप करा दिया जाता है, पास करा करके मीट कराया जाता है, जिस पॉइंट पे बनता है वहां इमेज फॉर्म, इमेज वहां पे बन जाता है, ठीक है। क्योंकि मिरर है ना, मिरर है, मिरर में तो लाइट पास हो नहीं रहा है। जैसे कि ये कन्वेक्स मिरर ही मैंने बताया था, कन्वेक्स मिरर से तो क्या हो रहा था, लाइट पास हो नहीं रहा था, लाइट आया इधर चला गया, लाइट आया इधर चला गया। लेकिन मान लो कि हम इसको ऐसे ऐसे ला करके खुद इमेजनरी मीटअप करा रहे हैं और यहाँ इमेज फॉर्म होता है अंदर, तो ये इमेजनरी हो गया, ये वर्चुअल इमेज हो गया। एक्चुअली लाइट रेज एक उधर गया एक इधर गया, कुछ मीटअप ही नहीं कर रहा है, ये इमेजनरी। लेकिन लाइट अगर एक्चुअली मीटअप करे, जैसे कनकेव मिरर था, तो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से आया लाइट इधर ही आ रहा है, आया लाइट इधर ही आ रहा है, तो ये जहां मीटअप कर रहा है वहां मान लो इमेज फॉर्म हुआ, ये एक्चुअली लाइट मीटअप हो रहा है, क्योंकि सेम मीडियम में है। यहाँ तो हम मीडियम ही बदल दिए, दूसरे मीडियम में चले गए, दूसरे मीडियम में लाइट तो जाएंगे नहीं, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन थोड़ी हो रहा है, और रिफ्लेक्शन में जब दूसरे मीडियम में लाइट गया ही नहीं तो वो मीटअप कैसे करेगा। तो वर्चुअली लाइन ड्रॉ करके, ऐसा मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया हुआ है, लाइन ड्रॉ करके मीटअप करा दिया जाता है, तो इसलिए वो वर्चुअल इमेज बनता है। ये समझना आपको जरूरी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो रीजन नहीं पूछेगा कि वर्चुअल इमेज क्यों, वर्चुअल इमेज कैसे बन जाता है, ये याद रखना है कि वर्चुअल इमेज बनता है। अब हो गया कनकेव मिरर का, हो गया कनकेव मिरर, हो गया कन्वेक्स का इमेज देखते हैं। कन्वेक्स मिरर बताया था मैंने आपको। अब अभी जैसा अभी मैंने डायग्राम से समझाया, उससे भी आपको पता चल रहा होगा कि इसमें वर्चुअल ही बन रहा होगा। कन्वेक्स यही था ना, यही था। अब इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, लाइट गया इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे लाइट जाकर के सब रिफ्लेक्ट हो गया, उधर हो गया। यहाँ पे क्या किया जाता है कि वर्चुअली मीटअप करा दिया जाता है, बढ़ा के मीट करा दिया जाता है, और इधर अंदर फॉर्म किया जाता है। तो लाइट तो सब इस मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उधर कुछ जा ही नहीं रहा है, उधर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके मीट करके वहां इमेज फॉर्म होता है। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा बनाएगा इमेज, वर्चुअल बनाएगा, रियल नहीं बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। दूसरा वर्चुअल हो गया तो ऑटोमेटिक पता है आपको क्या होना है, इरेक्ट होना है कि इन्वर्टेड होना है, इरेक्ट होना है, इरेक्ट होना है, बताया था मैंने, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। दूसरा कि हमेशा छोटा इमेज बनाता है, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, मतलब छोटा रहेगा, वो जो भी ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उससे हमेशा छोटा रहेगा, चाहे कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, ये फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट कहाँ हो। मैंने कनकेव मिरर में बताया, ये नहीं याद करवाया कि डिमिनिश्ड बनाएगा कि मैग्नीफाइड बनाएगा, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना दूर रह रहा था उतना इमेज छोटा बन रहा था, लेकिन पास आते आते वो मैग्नीफाइड होने लग रहा था। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर पे है तो बराबर भी बने, उसमें बराबर भी बनता अगर सेंटर पे है तो वो डिपेंड करता। लेकिन इन कन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, हमेशा वो छोटा होता है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा छोटा होता है। तो हमेशा वर्चुअल, हमेशा इरेक्ट, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा, ठीक है, नोट डाउन करो। कल्पना बताओ, समझ में आ रहा है? सौरभ ओके। निहारिका कोई क्वेश्चन है अभी तक? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ओके ठीक है। अब तो ये आपको रटे रखना है, याद रखना है। रीजन मैं बता दे रहा हूँ, बट रीजन भूल जाए तो चलेगा, रीजन याद रखोगे तो फिर रटना नहीं पड़ेगा ना कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन ही क्यों रहा है,
आप खुद से भी समझ सकते हैं कि ये इसमें वर्चुअल ही बन पाएगा, क्योंकि जब लाइट ही डाइवर्स कर दे रहा है तो एक्चुअली तो मीट ही नहीं कर पाएगा ना। एक्चुअली उसको खुद से पेन से मीट कराया जाता है और वहां पे इमेज फॉर्म कराया जाता है, तो इसलिए वर्चुअल बन रहा होता है, वर्चुअल बन रहा होता है। और कनकेव में जो है, कनकेव में कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्ज करके एक जगह ला करके मीट कर जाता है, एक्चुअली वो मीट करा दिया जाता है, और वही रेज ही मीट कर गया तो वहां पे रियल इमेज फॉर्म होगा, रियल इमेज फॉर्म होगा। अब आते हैं हम एक मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला, बस फॉर्मूला आप जान जाइए, उस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट किसको पता है मिरर फॉर्मूला क्या है? बस फॉर्मूला जान जाओ, एक मिरर फॉर्मूला, कोई बात नहीं पता है तो नोट डाउन कीजिए। 1/f = 1/u + 1/v होता है। 1/f = 1/u + 1/v। f स्टैंड फॉर फोकल लेंथ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। u जो होता है, u क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब मिरर से कितना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है वो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और v जो है वो इमेज का डिस्टेंस होता है। यानी कि इस फॉर्मूला यूज करके आपको दो पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो आप इमेज कहाँ बनेगा निकाल सकते हैं। इमेज का डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा ये आप निकाल सकते हैं। या ये दोनों पता है तो फोकल लेंथ आप निकाल सकते हैं। तो निकालने वाला सब नहीं पढ़ना है आपको न्यूमेरिकल्स, बट इतना ये क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा वो फॉर्मूला है, इतना याद रखो। 1/f = 1/u + 1/v, ये इसे कहते हैं हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है यसी, नोट डाउन कर ली मिरर फॉर्मूला? यस सर। ओके ओके, अब जब समझ में आ गया आपको, तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी को कोई डाउट है रिफ्लेक्शन में? हमने कई चीज पढ़ लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, पहले बताया मैंने रिफ्लेक्शन होता ही क्यों है, होता कैसे है। सेम मीडियम में क्या हो रहा था? बाउंस बैक कर रहा था, सेम मीडियम में कर रहा था, ठीक है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। RACTION, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन लिखा हूं, रिफ्लेक्शन नहीं। अब जब अभी तक हमने देखा कि लाइट जो है उसी मीडियम हम लोग रिफ्लेक्ट करवा रहे थे, ओपेक ऑब्जेक्ट से फॉल करवा के उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करवा दे रहे थे। बट लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, तो उसकी स्पीड बदल जाती है। स्पीड धीरे हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ऐसा होगा ना। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से जो जब उसका स्पीड बदल जाता है ना, उसके कारण वो बेंड हो जाता है, वो मुड़ जाता है। और इसी फेनोमेना को, मतलब ये जो बेंड होने का कारण है लाइट का, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फेनोमेना ऑफ या द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium is called refraction of light। जैसे कि मान लो कि पानी हो गया, पानी से हवा में आए, हवा से पानी में जाए, ग्लास से हवा में आए, हवा से ग्लास में जाए, मीडियम चेंज हो रहा है ना, एयर से ग्लास एक अनदर मीडियम हो गया, वाटर एक अनदर मीडियम हो गया। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करने पे लाइट का बेंडिंग हो जाता है, और उसका कारण होता है क्योंकि स्पीड बदल जाता है ना, हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, बताओ जल्दी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखवाया था क्या? लिखवाया था सर, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वाटर में क्या होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, तो इससे आपको पता चल रहा है ना आप सबको कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट का स्पीड अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम में। अब जब अलग स्पीड है तो यही चेंज इन स्पीड के कारण वो बेंड कर जाता है, कभी जो है वो बेंड हो जाएगा नॉर्मल के टुवर्ड्स, कभी उससे दूर भागने लगेगा, वो देखेंगे हम लोग कब दूर भागेगा कब नजदीक होगा, लेकिन वो बेंडिंग हो जाता है मीडियम चेंज होने पे। और इसी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि रिफ्रैक्शन, जैसे कि
और देखते हैं इसको भी डायग्राम बना के। ये है सरफेस हो गया, मान लो इधर हो गया मीडियम 2 हो गया, मीडियम 2 हो गया, ये हो गया मीडियम 1 हो गया, मीडियम 1 हो गया। अब जो है लाइट यहाँ से फॉल कर रहा है और फॉल होने के बाद इस मीडियम में इंटर कर गया और क्या हो गया, देखो सीधा नहीं गया हुआ है, बेंड कर गया है, बेंड कर गया हुआ है। यहाँ भी हम अगर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजिनरी लाइन, नॉर्मल बताया था मैंने, इमेजिनरी लाइन जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो आपने देखा कि जब ये एक मीडियम है दूसरा मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट गया, ये इंसिडेंट रे है, सेम हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। ये कौन सा रे आप कहेंगे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। वो रिफ्लेक्ट हो रहा था इसलिए रिफ्लेक्टेड रे कह रहे थे, और ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, आरएसीटी रिफ्रैक्ट हो रहा है तो इसे हम रिफ्रैक्टेड रे कह रहे हैं। ठीक है, जो जो हो रहा है वही नाम दे दिया गया हुआ है। ये रिफ्रैक्शन है तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया है। तो ये इंसिडेंट रे हो गया। इंसिडेंट रे वो रे होता है जो फॉल करा रहे हैं, जो रे है जो फॉल कर रहा है एक्चुअली मीडियम पे, तो इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल से जो है एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, वहां भी था एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से यहाँ पे इसका जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, एलईसीटी था, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, आरएसीटी हो गया, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, अगर आप वो समझे होंगे तो इसमें समझने में और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे मीडियम बदल जा रहा है। वहां सेम मीडियम रिफ्लेक्ट हो रहा था, वहां सेम मीडियम रिफ्लेक्ट हो रहा था, यहाँ पे दूसरा मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही समझ में आ रहा है रिफ्रैक्शन। सर एक बार ये वाला दोबारा बता दीजिए। ओके ओके ओके, बताता हूँ दोबारा। ये देखो, सबसे पहले मैंने बताया है कि ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो मीडियम बदला जा रहा है, यहाँ कोई ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है कि पूरा पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। यहाँ पे अंदर चला जा रहा है लाइट जो है दूसरे मीडियम में हवा से लाइट, एयर में लाइट ट्रेवल कर रहा है, बीच में पानी आ गया तो पानी से बाउंस बैक होकर वापस थोड़ी चला जाएगा, पानी में इंटर कर जाता है। ठीक है, पानी में इंटर कर, बीच में ग्लास आ गया तो ग्लास में इंटर कर जाता है लाइट। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है, ये लाइट का कैरेक्टरिस्टिक सा फीचर है कि मीडियम बदलता है, जो भी रास्ते में है उसमें घुस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मान लो ये एयर है और ये है वाटर है, वाटर है, ये एयर है और ये वाटर है। वैसे जो डायग्राम बनाया है मैंने उसके हिसाब से ये वाटर करना पड़ेगा, उसको एयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको दूर भेज दिया हुआ है। तो दूर तब जाता है ना जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में होता है। तो इसको मैं वाटर कर देता हूँ और इसको एयर कर देता हूँ। ठीक है, ये वाटर है और ये एयर है, इससे रे आ रहा है और दूसरा मीडियम में क्या, तो ये मुड़ गया। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसमें बेंडिंग हो जाता है, मुड़ाव हो जाता है, क्योंकि स्पीड अलग अलग होता है। इसमें लाइट अलग स्पीड से चल रहा है, और अचानक से दूसरे मीडियम में घुस गया, उसमें उसका स्पीड ही बदल गया, तो वो मुड़ जाएगा ना, बहुत तेज में आ रहा है उसमें स्पीड बदल गया तो उसका वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा, या तो मुड़ जाएगा या तो इसके करीब मुड़ेगा या इसके दूर मुड़ेगा। अब करीब दूर का मुड़ता है वो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन वो उसमें मुड़ाव हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा। इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसमें बस याद करने वाली बात ये है कि इसमें मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम दूसरे में चला जा रहा है। जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो इसी मीडियम में मैंने लाइट को रिफ्लेक्ट करवाया हुआ था, और यहाँ पे दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और बाकी चीज मैंने वही जो रिफ्लेक्शन में बताया था वही ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे जब एंगल फॉर्म होता है उसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। और इंसिडेंट रे से नॉर्मल का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। फिर रिफ्रैक्टेड रे से नॉर्मल का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या इतना समझ में आया भैया सी, या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, आ गया समझ। ओके, और कोई है जिसको कोई डाउट है अभी तक में? निहारिका, तुम्हें सब कुछ समझ में आया अभी तक ये वाला रिफ्रैक्शन में? यस सर। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसका भी प्रिंसिपल, इसका भी लॉ, रिफ्रैक्शन का भी लॉ है।
तो जो पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का वो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। क्या है, क्या था वो पहला लॉ रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो यहाँ भी आप लोग पहला लॉ लिख लेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन की बात हो रही है, एक ही प्लेन पे सब लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करता है। ये पहला लॉ है। जो दूसरा लॉ है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा लॉ को स्नेल्स लॉ कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। नाम है इसका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है ठीक है, ये आप पहले फॉर्मूला नोट कीजिए फिर बताता हूँ ये क्या है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन लिखा हुआ है, एन यहाँ मैंने 2 1 लिखा हुआ है, 2 1 स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या है? इट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन हो चुका है, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ। नोट कर दिया तुमने? आओ देखते हैं। मैंने लिखा है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n/1, इसी को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन बनाया गया हुआ है। आई का मतलब आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आर से रिफ्रैक्शन हो गया। अब n जो है वो क्या है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसको। ये जो n है उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। n इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये 2 जो लिखा हुआ वो होता है कि सेकेंड मीडियम का, ऑफ मीडियम 2 इन रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1, मतलब मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। इसको पहले लिख लो। यही फॉर्मूला एक है जो कि स्नेल्स लॉ है, जो कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n, और n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि साइन ऑफ आई ले, अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले, तो इसका जो इक्वेशन है तो उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। फॉर्मूला सब याद नहीं रखना आपको किस मीडियम का कितना होता है, लेकिन लाइट बेंड होने की जो कैपेसिटी होती है हर मीडियम अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है चीजों पे। तो उसी को कहते हैं, जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट मीडियम। दूसरा मीडियम जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट होकर जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। चलो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? पहला मीडियम का कि दूसरे मीडियम का? तो उस मीडियम का जिसमें लाइट गया हुआ है, यानी कि सेकेंड मीडियम का। अगर ये मीडियम हो गया, ये लाइट आया, रिफ्रैक्ट हो किसमें गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। दूसरे मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले के कंपैरिजन में, ये निकलता है इस फॉर्मूला से। अभी इक्वेशन है, अब न्यूमेरिकल्स बनाना होता है तो आपको अलग अलग वैल्यू पे निकाल के बताना होता है कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है दूसरे मीडियम का पहले मीडियम कंपैरिजन में, लेकिन वो सब बनाना नहीं है, इसको आप लोग लिख करके याद कर लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये डिनोट किया जाता है साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर से। नोट कर लिया निहारिका तुमने इसको? यस सर। ओके, अब जो है एक और इसके साथ साथ फॉर्मूला नोट करो। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। एन जो है, एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किस मीडियम का? दूसरे मीडियम का। किसके कंपैरिजन में? पहले के कंपैरिजन में। एक और होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी रट लेना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कहते हैं n इक्वल टू सी बाई वी से डिनोट करते हैं, n इक्वल टू सी बाई वी। n तो आप समझ गए, अभी मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कहते हैं, वही n लिखा हुआ हूं, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पे c का वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और v का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है। इससे जो वैल्यू निकलता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये भी निकाल के आपको नहीं देखना है कि कितना होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतना ध्यान रखिएगा।
ताकि पूछे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आप बता दे कि हाँ कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से तो पता चल जाता है कि क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। n इक्वल टू c by v, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और जो निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट कर लिया यसी तुमने? यस सर। ओके, अब इसका वैल्यू डाल करके नहीं निकलवा रहा हूँ क्योंकि वो तो पूछेगा नहीं, इसको भी पूछने का चांसेस कम है कि क्या होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि स्नेल्स लॉ इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया कि रिफ्रैक्शन का दूसरे लॉ को स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब स्नेल लॉ का ये फॉर्मूला होता है, उससे कम इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा संदर्भ हो गया। अब इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल भी नॉट इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। एक और प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा एसोसिएटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका उस पे क्वेश्चन आते हैं। वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, ठीक है। और एक टर्म होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, कोई नाम सुने हुआ है कोई क्रिटिकल एंगल का? या एनीबॉडी? कोई नहीं, तो आओ समझते हैं। अच्छा, एक चीज छूट गया, ये जो मैंने बताया था कि ये भी आप जान रही है कि कब जो है लाइट जो है रिफ्रैक्शन होने में नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगा और कब नॉर्मल के ऑपोजिट जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें पहले मीडियम को वाटर रखा था, दूसरे को एयर किया हुआ था। तो एक टर्म होता है, इसको इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। एक हो गया डेंसर मीडियम हो गया। अब रेयरर मीडियम क्या हो गया? रेयरर मीडियम से नाम ही है कि वो उस मीडियम में खाली खाली सा है, मतलब कि डेंसर का उल्टा हो गया। डेंसर आप समझ रहे हैं, डेंसर मीडियम घना मीडियम है। मान लो कि जो ग्लास है, ग्लास जो कांच है, उसके कंपैरिजन में एयर, अगर उसको हवा से हम कंपैरिजन करें तो कौन डेंसर हो गया? जो ग्लास हो गया वो डेंसर मीडियम हो गया ना, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक है ग्लास में, तो घना हो गया ज्यादा। और हवा में तो एकदम दूर दूर है हवा में, तो हवा जो हो गया रेयरर मीडियम हो गया। तो रेयरर डेंसर हो गया, दोनों कंपैरेटिव है, एक के कंपैरिजन में दूसरा डेंसर हो सकता है, दूसरे को मेरे। और वाटर हो गया और एयर हो गया, तो वाटर डेंसर हुआ कि एयर डेंसर हुआ? कौन डेंसर हुआ ज्यादा, वाटर और एयर में? Which is denser medium, water और एयर? कौन ज्यादा घना है? वाटर। बिल्कुल सही, इसमें कोई मेटा साइंस नहीं, आप समझ रहे हैं। जो घना है, और सबसे कम घना क्या है? हवा ही है सबसे कम घना, वैक्यूम है सबसे कम घना, ठीक है। तो जब भी रेयरर मीडियम से, रेयरर मतलब कम घना से ज्यादा घना में जाता है, डेंसर मीडियम में जाता है, तो लाइट जो होता है वो नॉर्मल की टुवर्ड्स मुड़ जाता है। जब भी लाइट जो होता है वो रेयरर से डेंसर में जाएगा, मतलब कम घने से ज्यादा घना में जाएगा, तो लाइट क्या हो जाएगा? लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको ना समझ में आए तो रट लेना, वैसा मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे, ठीक है। रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की टुवर्ड्स मुड़ जाएगा। तो अब मान लो कि ये रेयरर हो गया, यानी कि एयर हो गया, हवा हो गया, और ये हो गया वाटर हो गया, ये क्या हो गया? डेंसर हो गया। ये रेयरर हो गया, ये डेंसर हो गया। इसको लंबा करते हैं। अब मान ये नॉर्मल हो गया, ये मैंने 90 डिग्री की लाइन खींच दिया, नॉर्मल हो गया। अब मान लो रेयरर से
यहाँ से मैं लाइट यहाँ फॉल करा रहा हूँ इंसिडेंट रे, तब ये क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। ये देखो, एक हो गया नॉर्मल से दूर जाना, एक हो गया नॉर्मल की तरफ मुड़ना, यानी कि ये जो एंगल है उससे ये कम हो जाएगा एंगल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है। तो ये जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि घना में जा रहा है ना, तो घना में जा रहा है तो संकुचित हो जाएगा। खाली खाली चल रहा था एकदम, हवा में एकदम उड़ते हुए जा रहा था और अचानक से बहुत भीड़ मिल गया, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो मुड़ जाएगा नॉर्मल की तरफ। अब मान लो बहुत भीड़ भाड़ में चल रहा था, मुश्किल से चल रहा था, अचानक से खाली खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एकदम गिर जाएगा, एकदम इतना तेज में बढ़ जाएगा, गिर जाएगा। तो जब भी वो खाली खाली मीडियम से एकदम भरा भरा मीडियम में चला जाता है तो स्पीड धीमा हो गया उसका, और धीमा हो गया तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, यानी उड़ते हुए जा रहा था वो स्पीड धीमा होने से मुड़ गया वापस नॉर्मल की तरफ। और कोई धीरे धीरे आ रहा था, मान लो इसी को डेंसर बना दे, धीरे धीरे आ रहा था और अचानक से खाली खाली सा मिल गया तो वो एकदम भागने लगेगा, उसका स्पीड बढ़ जाता है और भागने की वजह से वो दूर भाग जाता है नॉर्मल से। तो अगर इसको अगर हम वाटर बना दे, उसको एयर बना दे, तो ये अगर वाटर से जाता तो उल्टा भागता, मतलब और नॉर्मल से और दूर भागता, ठीक है। तो जब भी डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, okay. When the light travels from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal. Normal किसी का है, इस 90 डिग्री वाले परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहा जा रहा है, बार-बार मैं बताऊंगा। When the light travels from rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal की तरफ मुड़ेगा और एक नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। और क्यों जाएगा, जैसे मैंने बताया कि बड़ा बड़ा जगह से खाली में जाने से वो दूर भागने लगता है, बड़ा बड़ा जगह से रेयर में जाएगा तो दूर भागने लगता है, और खाली से जगह से अगर बड़ा बड़ा में गया तो अचानक से स्पीड कम हो जाने की वजह से वो संकुचित हो जाता है और जो है वो नॉर्मल की तरफ वो मुड़ जाता है। समझ में आ रहा है? बताओ निहारिका 783। ओके, समझ में ना आए तो पूछो फिर से। और अगर समझने का मन ना हो तो इतना रटे रहना कि डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा और रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, एक नॉर्मल की टॉर्च मुड़ेगा, एक नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, ठीक है ना। ऐसी समझी कि नहीं, तो ये बताओ। यस सर। थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है ना? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी, मतलब ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी हो रही है। और किसको दिक्कत हो रही है बताओ? निहारिका तुम्हें दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी? सर अभी तक तो नहीं हो रही है। शाश्वत? नो सर। ओके, सौरभ? ठीक है ठीक है, तो चलो ये तुम लोग समझ गए, तो हम लोग अगले एक आते हैं जो मैंने बताने वाला था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। तो लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, ऐसी बताओ, नॉर्मल की तरफ जाएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा? डेंसर से रेयर में जाएगा तो दूर जाएगा। दूर जाएगा, बहुत बढ़िया। और रेयर से डेंसर में जाएगा तो सर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल वो मुड़ जाएगा। ओके, अब आते हैं हम इस वाले टॉपिक पे, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो ये समझने वाला ही है बस, ठीक है। ये क्या कहता है, आइए इसको भी डायग्राम ही पहले बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने
मीडियम बना रहा हूँ ऐसे, अब की बार मैं ऐसे मीडियम बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो कवर हो जाएगा, समझ में आएगा। ये मीडियम बनाया हूँ, ये एक मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया, और ये जो है मान लो ऊपर ऊपर वाला जो मान लो है वो कौन सा है, रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये जो है वो डेंसर मीडियम है। ये यहाँ तक जो मैंने लिखा हुआ वो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना निहार का, क्योंकि मुझे तो सो रहा दिखते। ओके ओके, ठीक है। ये ऊपर वाला जो मीडियम है वो रेयरर है, रेयरर समझ के आप कम घना है, मान लो जैसे हवा ही है, और इस अगर ये हवा है तो इसको पानी मान लो, इसको ग्लास मान लो, ये डेंसर है, नीचे वाला डेंसर है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी काम करता है जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो तभी वर्क करेगा व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इससे लाइट इसमें जाएगा। अगर रेयरर से डेंसर में जाएगा तो ये होगा ही नहीं कभी, ठीक है। अब मान लो, अभी सिचुएशन मान लो, अब अभी आपको मैंने बताया कि इंसिडेंट रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है। मान लो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, और ये क्या हो जाएगा, अब इसका ये नॉर्मल होगा, इसका ये नॉर्मल होगा। अब बताओ कि इसको मैं नॉर्मल की तरफ मोड़ू या नॉर्मल से दूर मोड़ू, ये डेंसर है और ये रेयरर है। अब अभी बता चुका हूँ कि डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल हो गया। अब मैं नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा हूँ या नॉर्मल से दूर बेंड कर रहा हूँ, बताओ। तुम लोग को समझ में आया तो बताओ कि किधर बेंड कर रहा हूँ मैं। बताओ, कोई तो बता दो। सर अवे। अवे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये अवे जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना, तो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, दूर। ये नॉर्मल है, नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर। अगर यही रेयरर होता और ये डेंसर होता तो ये ऐसे मुड़वा देते, यानी कि उसके करीब लेकर टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़वा देते। तो ये एक एग्जांपल है कि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया है और ये मुड़ गया हुआ है, रिफ्रैक्ट हो गया। ये एंगल ऑफ ये एंगल क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब मान लो कि अब दूसरा एक ऐसा ही एक और है इंसिडेंट रे, एक और इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे इस तरह से फॉल हुआ है कि रिफ्रैक्टेड रे है जो इसी पे चला गया है, ये रिफ्रैक्टेड रे इसका ये है। यहाँ भी डेंसर से रेयरर में गया है, डेंसर से रेयरर में गया है तो भागेगा ना, नॉर्मल के से दूर भागेगा, और नॉर्मल से इतना दूर भागा है कि 90 डिग्री का एंगल बना लिया। यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, क्योंकि दूर तो भागना ही है, तो अब इतना दूर भाग गया कि वो 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये जो नॉर्मल था उससे 90 डिग्री का, यानी वो जो लाइन मैंने बनाया उसी पे वो चला गया हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, सॉरी ये इंसिडेंट रहे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पे ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया है। अब इसको कहेंगे क्रिटिकल एंगल, मतलब कि इंसिडेंट रे फॉल किया हुआ है, और एंगल ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट रे और फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो उसी समय हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या है, एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से फॉल किया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो इस 90 डिग्री का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके जो रेस्पेक्टिव एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। इतना बात पहले समझ में आया सबको? निहारिका बताओ। यस सर। शाश्वत? ओके, यसी? अच्छा,
ये तो बस मैंने समझाया, नॉर्मली रिफ्रैक्शन का ही प्रिंसिपल था कि डेंसर से रेयरर में जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। ये नॉर्मल एग्जांपल मैंने दिया था। डेंसर से क्या था, डेंसर से रेयरर में गया तो नॉर्मल से दूर भागा था। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर सेम ही एग्जांपल है, यहाँ भी एक पर्टिकुलर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, डेंसर से रेयरर में रे जा रहा है, तो इस तरह से जा रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन गया हुआ है, यानी कि लाइट जो है यहाँ पे गया और पूरा इस पे मुड़ गया हुआ है, जा करके पूरा इस पे मुड़ गया हुआ है। यानी कि जो नॉर्मल सी एंगल जो फॉर्म हो रहा है नॉर्मल सी एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। तो जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सो the critical angle is actually the angle of incidence. Critical angle is actually the angle of incidence for which angle of reflection becomes 90 degree. Okay. अब क्या होता है कि अब थोड़ा सा भी इससे ज्यादा जाएगा, ये 90 डिग्री ऑलरेडी इस लाइन पे चला जा चुका है, अब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इसी मीडियम में वापस आ जाएगा, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगा, सेम मीडियम में ही वापस आने लगेगा। तो थोड़ा सा भी अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाएं तो जो रिफ्रैक्शन है उसकी जगह पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मान लो एक और ले लो, तीसरा लास्ट, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस मीडियम में ना जाकर के, यहाँ भी ना लेकर के वापस आ गया, यानी कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ क्रिटिकल एंगल से, देन द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। क्योंकि क्रिटिकल एंगल क्या था, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही था, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री था। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा भी अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ अब इस पे भी ना जाकर इसी में वापस आ जाएगा। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्ट ही हो गया। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसी फेनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि तभी होगा जब लाइट ट्रेवल कर रहा होगा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तभी तो नॉर्मल से दूर भाग रहा होगा ना। नॉर्मल से दूर भागते भागते ही तो वापस चला आया इसी मीडियम में। अगर नॉर्मल से दूर नहीं भाग रहा होता, नॉर्मल के करीब जाना होता तो वापस आने का कोई संभावना ही नहीं था। यहाँ दूर भागा था, पहले एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ और दूर भागा करके मैंने उसी लाइन पे ला दिया और उससे ज्यादा करके मैंने सेम ही मीडियम में वापस ला दिया। और जब तक वो पूरा लाइन पे था यानी कि 90 डिग्री था, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जा रहा था। अब क्रिटिकल एंगल, अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो ये वापस इसी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी मीडियम में। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बड़ा हो जाता है, जब ज्यादा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसको किसको समझ में आया? बताओ, तुम लोग ऐसे बोल करके बताओ। शाश्वत ने थम्स अप किया, यस्सी ने भी किया, सौरभ और निहारिका बताओ। निहारिका तुम बताओ बस। अच्छा ठीक है, तो अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है कि भूल नहीं पाएंगे, बट आपको याद इतना रखना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है वो मैंने बता दिया, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री पे आ चुका है, बराबर आ चुका है। अब थोड़ा सा भी इसको हम ऊपर करेंगे तो ये वापस सी मीडियम में आ जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ा दिए तो वापस आ गया। और क्रिटिकल एंगल भी एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस ही था, लेकिन वो एक ही वैल्यू होगा ना, वो वैल्यू होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री था। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को उससे थोड़ा सा भी हम ज्यादा करेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा जबकि पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें कि हम लोग बढ़े आगे? तो ये कब टेक्स प्लेस होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा होता है? यसी बताओ, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा होता है?
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर होने के लिए लाइट को किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल होना जरूरी है? डेंसर से रेयरर की रेयरर से डेंसर? निहारिका बताओ। सर डेंसर से रेयरर मीडियम में। बिल्कुल, लिखा हुआ है मैंने डेंसर, इधर रेयरर है, इधर डेंसर लिखा हुआ है, इधर रेयरर लिखा हुआ है। ये डेंसर से रेयरर में ये सब रेज जो है इधर से फॉल हो रहा था, इधर जा रहा था, ठीक है। ये डेंसर है और रेयरर है, इधर से इंसिडेंट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे ये है। लाइट जा रहा है डेंसर मीडियम से, जाना है रेयरर मीडियम में, ठीक है। तो तभी तो नॉर्मल से दूर भाग रहा है। डेंसर से रेयरर जाता है तो क्या होता है? नॉर्मल से दूर भागता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और रेयरर से डेंसर जाता है तो क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल भागता है, ठीक है। तो दूर भागते भागते वो बहुत दूर चला गया, ठीक है, कंट्रोल से बाहर हो गया, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है ना। ऐसी डेंसर से रेयरर में जा रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, अब जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के बेसिस पर ही ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर डेजर्ट वगैरह एरिया में, ऐसे नॉर्मल एरिया में हो जाता है। रिकॉर्ड तो ही राजा, फिर रिकॉर्डिंग एंड समराइज क्यों बोल रहे हैं? सर अभी आपकी वीडियो ऑडियो दोनों चली गई थी। अच्छा, तो कितने देर तक चली गई थी? सर ये जब आपने अभी ये वाला समझाया था, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, उसके जस्ट बाद ही कट गई थी। सर आपने लास्ट बताया था ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, बस उसके बाद से आवाज चली गई थी। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर बता दिया था मैंने। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर आप सभी को जानते होंगे, आजकल हर जगह ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, जो वाईफाई सर्विसेज होती है उसी फाइबर के थ्रू होती है। और उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार होता रहता है, तो उसी में उसी तरह ट्रेवल कर रहा होता है। मिराज एक फॉर्म होता है, तुमने सुना होगा कि इल्यूजनरी इमेज दिख रहा होता है। और गर्मी के दिनों में खास करके होता है, जब बहुत गर्म हवा हो चुका होता है तो बहुत दूर दिखता है कि पानी कलेक्टेड हो चुका हुआ है, चमक रहा होता है, कलेक्टेड पानी दिख रहा होता है, बट करीब जाने पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है। डेजर्ट एरिया में भी कुछ कुछ दिखता है और नॉर्मल एरिया में भी बहुत अगर गर्मी हो तो दिख जाता है। तो ये भी जो मिराज फॉर्म होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब हीरा जो है, डायमंड स्पार्कल करता है इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे। डायमंड के अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है और उसके वजह से वो चमक रहा होता है, ठीक है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज जो दिखता है उसकी वजह से दिखता है। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। या सी? यस सर। अब जो है क्या किया जाए, रहने दिया जाए क्या? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? कंटिन्यू किया जाए या रहने दिया जाए, बताओ निहारिका। सर अब बाद में कर ले, अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ, मैं तो दोनों में ही ठीक हूँ, जैसा तुम लोग बोलो, ठीक है। एक कल तुम लोग ना इसको पढ़ करके आना, बहुत समय बाद तुम लोग साइंस पढ़ रहे होगे, खास करके जो साइंस नहीं हो अगर वो पढ़ रहे होगे तो हो सकता है थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है। हालांकि सारी जो है ना वो आसान आसान की ही प्रिंसिपल्स हैं। और वो डायग्राम बनाई इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को समझ में आए, क्योंकि ना डायग्राम पूछने वाला एग्जाम में डायग्राम बना के थोड़ी पूछेगा, बनाने को थोड़ी ना बोलेगा, और उसकी उतना महत्वता भी नहीं है, मतलब लेकिन बस रटने वाला चीज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो अगर समझ जाओगे तो हो सकता है आसानी से याद हो जाए, और नहीं तो रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा जो बता रहा हूँ।
तो एक बार पढ़ करके आना एससी, तुम लोग चारों लोग और भी लोग जो भी रिकॉर्डिंग देखेंगे, और जो डाउट होगा अभी तक में वो पूछना, किसी भी प्रिंसिपल में, रिफ्रैक्शन में, मिरर का मिरर प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, जिसमें कनकेव हो या कन्वेक्स हो, कैसे इमेज बना रहा है, क्यों रियल बनेगा, क्यों वर्चुअल बनेगा, किसमें, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, प्रिंसिपल्स हो रिफ्लेक्शन का, किसी में कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है ना एससी? यस सर। हाँ, क्योंकि इजी चीज है, अगर समझ लोगे तो आसान रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देख रहे हो सबका रीजन तो है ही है ना, साइंस तो बिना रीजन का होता ही नहीं है। भले ही रीजन आपसे पूछा जा जाए एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम्स में, बट सभी चीज विथ रीजन होते हैं। तो बहुत डिटेल में नहीं, बट ब्रीफ में मैं रीजन बताते जा रहा हूँ ताकि समझ में आए। लेकिन कोई बात नहीं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। सॉरी, कल नहीं करेंगे, कल और परसों नहीं होगा क्लास, क्योंकि कल और परसों एग्जाम है और उसके बाद होगा, ठीक है। वैसे देखता हूँ, कल मैसेज करूंगा, क्योंकि पता चला है कि एग्जाम 11 बजे से है, तो शाम के समय में फ्री रहेंगे तो हो सकता है क्लास हो जाए, ठीक है। शाम को रहता था एग्जाम, अब की बार 11 बजे से है, लेकिन कंफर्म करूंगा कब से है, उसके बाद बताऊंगा। अभी कोई क्वेश्चन है? एससी, सौरभ, शाश्वत, निहारिका, अभी आज वाले क्लास से?